नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पुष्पवती वंश या वर्धन वंश के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि वर्धन वंश के अंतिम शासक हर्षवर्धन को माना जाता है कि ये अंतिम हिंदू शासक होती हैं और इनके समय में ही चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत की यात्रा पर आता है, तो इसी संबंधित भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही इनके दरबार में जो इनके कवि होते हैं वो वाणभट्ट होते हैं, उनके द्वारा जो कृतियां लिखी गई हैं उनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, इससे पहली वीडियो में हमने देखा था कि गुप्त साम्राज्य काफी बड़े क्षेत्र पर शासन कर लेता है और उसके बाद में गुप्त शासकों के क्रम में कमजोर शासक आते हैं और उसी समय पर हूणों का आक्रमण होता है। तो इससे गुप्त साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है और गुप्त साम्राज्य कई भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें कुछ क्षेत्र पर हूणों का कब्जा हो जाता है और मैत्रिक वंश कुछ क्षेत्र पर शासन कर रहा होता है, मौखरिक वंश कुछ क्षेत्र पर शासन कर रहा होता है, पुष्यभूति वंश की स्थापना होती है, परवर्ती गुप्त शासक कुछ क्षेत्र पर शासन कर रहे होते हैं और गौड़ वंश के कुछ शासक हैं वो कुछ क्षेत्र पर शासन कर रहे होते हैं। तो पहले हम मैप के द्वारा यह समझने का प्रयास करेंगे कि ये किस किस क्षेत्र पर शासन कर रहे होती हैं। तो पुष्यभूति वंश की स्थापना उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर होती है और उनकी राजधानी थानेश्वर होती है। मौखरिक वंश की स्थापना कन्नौज वाले क्षेत्र पर होती है और परवर्ती गुप्त शासक पाटलिपुत्र वाले क्षेत्र पर शासन कर रहे होते हैं। और यहाँ पर गौड़ वंश की स्थापना होती है, जो कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र पर गौड़ वंश की स्थापना होती है और इस क्षेत्र पर मालवा के शासक यहाँ पे शासन कर रहे होते हैं और मैत्रिक वंश के जो शासक हैं वो गुजरात में शासन कर रहे होती हैं। तो ये तो इनका क्षेत्र हो जाता है। अब इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देखेंगे। सबसे पहले हम हूणों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हूण मध्य एशिया की दुर्बल प्रजाति के लोग होती हैं जो काफी आक्रामक होती हैं और इन्होंने गुप्त काल के शासन काल में पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। तो ये गुप्त काल और स्कंद गुप्त के समय में ये भारत में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। उसके बाद में जब कमजोर शासक आते हैं तो भारत में ये प्रवेश कर लेते हैं। तो ये आपको हूणों के बारे में याद रखना है। उसके बाद में मौखरिक वंश, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश और कन्नौज वाले क्षेत्र पर ये अपना शासन स्थापित करते हैं और कुछ समय बाद में ये धीरे धीरे मगध पर भी अपना शासन करना स्टार्ट कर लेते हैं और मगध का कुछ हिस्सा अपने शासन में मिला लेते हैं। उसके बाद में मैत्रिक वंश को देखेंगे तो ये माना जाता है कि ये ईरानी मूल के शासक थे जिन्होंने पल्लवी को अपनी राजधानी बनाया था और इन्होंने अपना जो शासन है वो गुजरात और सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में किया था। अब हम देखेंगे गौड़ वंश। तो गौड़ वंश का जो शासक है वो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा वाले क्षेत्र में इसका जो शासक है वो शासन कर रहे थे और इनकी जो सबसे शक्तिशाली शासक होते हैं वो होते हैं शशांक, जो कि देवगुप्त के मालवा का शासक देवगुप्त का मित्र होता है। इसने राज्यवर्धन की हत्या की थी और राजश्री को हिरासत में लिया था। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इनके बीच में घटनाक्रम होता है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब हम देखेंगे पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में। पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति के द्वारा की जाती है और इसकी राजधानी थानेश्वर थी, जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पास में ही थी। पुष्यभूति वंश का जो शासक था ये काफी शक्तिशाली शासक थे और इनके जो उत्तराधिकारी होते हैं वो होते हैं प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन उत्तराधिकारी होती हैं। अब हम प्रभाकर वर्धन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये प्रभाकर वर्धन इस वंश के सबसे विशिष्ट शासक होती हैं जिन्होंने परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी और साथ ही साथ महाराजा धीराज की भी उपाधि धारण की थी। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र होते हैं जिसमें राज्यवर्धन और हर्षवर्धन दो पुत्र होते हैं और एक पुत्री राजश्री होती है। राजश्री का विवाह मौखरिक वंश के शासक गृहवर्मा के साथ में किया जाता है और उसके बाद में मौखरिक वंश के साथ में उनका वैवाहिक संबंध हो जाता है। इस प्रकार से ये दोनों शासक काफी मजबूत शासक हो जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जो राजश्री का जो विवाह है वो किसके साथ में किया जाता है, गृहवर्मा के साथ में किया जाता है। अब हम गृहवर्मा के साथ में और मालवा के शासक देवगुप्त के साथ में किस प्रकार से जो घटनाक्रम होता है उसको हम मैप के द्वारा पढ़ेंगे तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। अगर हम मैप में देखें तो इस जगह पर पुष्यभूति वंश स्थापित था, जिसका जो शासक था वो प्रभाकर वर्धन था। उसकी 3 संतान थी जिसमें राज्यवर्धन, हर्षवर्धन 2 पुत्र थे और राजश्री पुत्री थी। तो राजश्री का जो विवाह है वो मौखरिक वंश के शासक गृहवर्मा के साथ में किया जाता है।
गिरिवर्मा के साथ में जब इसका विवाह हो जाता है तो यहाँ पे मालवा का शासक देवगुप्त और गिरिवर्मा इन दोनों के बीच में अपने साम्राज्य को विस्तार से लेकर इन दोनों के बीच में काफी युद्ध रहता है। तो एक समय पे क्या होता है कि ये जो देवगुप्त है ये गिरिवर्मा की हत्या कर देता है। गिरिवर्मा की यहाँ पे हत्या हो जाती है। उसके बाद में जब राजश्री के भाई राज्यवर्धन को ये पता चलता है कि गिरिवर्मा की हत्या देवगुप्त के द्वारा की जाती है, तो इधर से राज्यवर्धन आता है और इसकी देवगुप्त की हत्या कर देता है। देवगुप्त की हत्या हो जाती है तो उसके बाद में जब यहाँ इसके जो देवगुप्त का मित्र है शशांक, जो गौड़ वंश का शासक होता है, इसे शशांक को पता चलता है कि देवगुप्त की हत्या कर दी है, तो ये देवगुप्त इधर से आता है और यहाँ पे राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। राज्यवर्धन की हत्या हो जाती है और उसकी जो बहन होती है राजश्री, उसे हिरासत में ले लेता है, यानी कारावास में डाल देता है, ऐसा माना जाता है। तो उसके बाद में राज्यवर्धन का छोटा भाई हर्षवर्धन यहाँ पे राजगद्दी पे बैठता है और अपने शासन को संभालता है। अब हर्षवर्धन के साथ में हर्षवर्धन के साथ में किसका ये युद्ध होना स्टार्ट हो जाता है, वो गौड़ वंश के शासक शशांक का युद्ध होना स्टार्ट हो जाता है। तो शशांक पहले काफी शक्तिशाली होता है क्योंकि ये काफी बड़े क्षेत्र पर शासन कर रहा होता है। तो पहली बार में जब ये हर्षवर्धन इससे युद्ध करता है तो वो पराजित हो जाता है, लेकिन कुछ ही समय में ये शशांक को पराजित कर देता है और अपने पूरे इस क्षेत्र पर हर्षवर्धन शासन कर लेता है। तो चलिए अब हम इनसे महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। दोस्तों अब हम यहाँ से नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे कि मालवा के शासक देवगुप्त ने गिरिवर्मा की हत्या कर दी थी और राजश्री को बंदी बना लिया था। उसके बाद में राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला था, यानी हत्या कर दी थी, परंतु धोखे से देवगुप्त के मित्र नरेश शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी। और जो शशांक था ये शैव धर्म को मानता था और इस बौद्ध वृक्ष को कटवा दिया था। तो ये क्वेश्चन इतिहास में कई बार पूछा जाता है कि किस शासक ने बौद्ध वृक्ष को कटवाया था, तो शशांक ने, जो कि गौड़ वंश का शासक था। अब हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा काफी महत्वपूर्ण ये राजा होता है। इसमें हम देखेंगे कि जो इसका शासनकाल है वो 606 ईस्वी से लेके 647 ईस्वी तक ये शासन करता है। तो राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद में 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठता है। उसके बाद में हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है और इसने जो उपाधि धारण की थी वो परम भट्टारक की उपाधि भी धारण की थी। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया था तथा उसने उसे राजधानी बनाया था। तो पहले तो इसकी जो राजधानी थी वो थानेश्वर थी। थानेश्वर के बाद में ये राजधानी अपनी कहाँ पर लेके आता है, तो कन्नौज में लेके आता है। कन्नौज में अपनी राजधानी को ट्रांसफर कर लेता है। उसके बाद में जो कन्नौज की राजगद्दी पर जो बैठती है वो उनकी बहन बैठती है राजश्री। राजश्री कन्नौज की गद्दी पर बैठती है, लेकिन हर्षवर्धन उनके संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि जब हर्षवर्धन ने थानेश्वर से कन्नौज में अपनी राजधानी ट्रांसफर कर लिया था, तो उसके बाद में जो कन्नौज की राजगद्दी पर कौन बैठा था, राजश्री बैठी थी। तो हर्षवर्धन राजश्री के संरक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। इसी क्रम में हर्षवर्धन ने जब दक्षिण भारत की तरफ अपना अभियान चलाया था तो पुलकेशन द्वितीय से उनका युद्ध होता है। पुलकेशन द्वितीय से नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन की पराजित हो जाती है, यानी हर्षवर्धन हार जाते हैं। तो दक्षिण भारत में यह अपना अभियान आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में कन्नौज क्षेत्र पर काफी रिक्तता आ जाती है। इसी कारण से राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार इस क्षेत्र पर कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र काफी उपजाऊ होता है। इसीलिए सभी राजाओं की निगाहें इसी पर होती हैं कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में इस क्षेत्र पर शासन किया जाए। हर्षवर्धन की कोई भी संतान नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी शासक नहीं आता है। तो इस रिक्तता को देखकर राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार ये इस क्षेत्र पर कब्जा करना चाहते हैं। तो इन तीनों के बीच में युद्ध होता है। जब तीनों के बीच में ये युद्ध होता है तो इसी को त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन के संबंध में या हर्षवर्धन के शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और महत्वपूर्ण जो लोग हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग भारत की यात्रा पर आता है और उसके द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है जिसका नाम होता है सी यू की पुस्तक की रचना हेनसांग के द्वारा की जाती है और हेनसांग को ही यात्रियों का राजकुमार
या नीति का पंडित एवं वर्तमान का शाक्य मुनि कहा जाता है। तो ये आपको हेनसांग के बारे में याद रखना है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? हेनसांग को कहते हैं। नीति का पंडित किसे कहते हैं? हेनसांग को कहते हैं। और वर्तमान शाक्य मुनि किसे कहते हैं? ये कहते हैं हेनसांग को। हेनसांग ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए पहले आया था, लेकिन उसके बाद में जब शिक्षा समाप्त हो जाती है तो फिर वो नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यापक बन जाता है। आपको ये याद रखना है। और ये नालंदा विश्वविद्यालय में क्यों आता है? क्योंकि ये शिक्षा ग्रहण करना चाहता है और बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है उसकी शिक्षा ग्रहण करता है। अब हम देखेंगे बाणभट्ट के बारे में। तो जो बाणभट्ट होता है ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि होता है। इसके द्वारा हर्षचरित्र और कादम्बरी की रचना की जाती है। तो आपको ये याद रखना है, काफी इम्पोर्टेंट है कि हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। और कादम्बरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। हर्ष भी काफी अच्छे रचनाकार थे ऐसा माना जाता है। और कहा जाता है कि उन्होंने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक की रचना की थी। हालांकि इतिहासकारों में यह मतभेद है कि ये उनके द्वारा रचना नहीं की गई थी, ये किसी धावक नामक कवि ने इसकी रचना की थी और हर्षवर्धन ने इन्हें पुरस्कार देकर ये रचनाएं अपने नाम लिखवा ली थी, ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो यदि आपसे पूछा जाए कि प्रदर्शिका या रत्नावली या नागानंद किसके द्वारा लिखी गई थी, तो हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई थी। हमारा आंसर यही रहेगा। लेकिन ये हम पुष्पभूति वंश के धर्म के बारे में पढ़ेंगे कि ये किस धर्म को मानते थे और इन्होंने अपना धर्म क्यों परिवर्तन किया था। तो जो हर्षवर्धन के पूर्वज होते हैं वो शिव धर्म को यानी शैव धर्म को मानते हैं और शिव और सूर्य के काफी अच्छे उपासक होते हैं। जब चीनी यात्री हेनसांग से हर्षवर्धन की मुलाकात होती है तो वह हर्षवर्धन बौद्ध धर्म को मानने लग जाता है और बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मानने लगता है। तो ये आपको याद रखना है कि जब हर्षवर्धन अपने धर्म को कब परिवर्तित करता है, तो हेमसंग की मुलाकात हर्षवर्धन से होती है। तो हर्षवर्धन उनसे काफी प्रभावित होता है और ये अपने हिंदू धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है। अगला पॉइंट आपको यह याद रखना है कि हर्षवर्धन के समय में नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए प्रधान केंद्र था और इसी समय पर बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए चीनी यात्री हेनसांग आता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ऐसा माना जाता है कि हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट था, लेकिन यह ना तो कट्टर हिंदू था और ना ही पूरे देश का शासक था। तो इसीलिए हमें पूरा इसे सम्राट तो भारत का सम्राट तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसने सीमित क्षेत्र पर ही शासन किया था। और इसे अंतिम हिंदू सम्राट भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से हिंदू भी नहीं था, क्योंकि ये बाद में बौद्ध धर्म को इसने अपना लिया था। तो ये इतिहासकारों का मत है और कई इतिहासकार कहते हैं कि ये जो हर्षवर्धन है वो भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। अब हम देखेंगे महामोच परिषद। तो हर्षवर्धन के समय में प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष में एक समारोह होता था जिसका नाम महामोच परिषद उसे कहते थे। हेनसांग स्वयं 6वें समारोह में सम्मिलित हुआ था। ये आपको याद रखना है कि महामोच परिषद के कौन से समारोह में हेनसांग सम्मिलित हुआ था, तो 6वें समारोह में सम्मिलित हुआ था। प्रशासनिक व्यवस्था, तो हर्षवर्धन के समय में कैसी प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो हर्षवर्धन के अधीन जो शासक होते थे उन्हें महाराज या महासामंत कहते थे और हर्षवर्धन के मंत्रिपरिषद को सचिव या आमत्य कहा जाता था। हर्षवर्धन ने सुविधा के लिए अपने साम्राज्य को कई भागों में विभाजित किया था, जिससे कि वह इस पे शासन अपने आसानी से कर सके। जिस प्रकार से गुप्त सम्राटों ने अपने साम्राज्य को कई भागों में विभाजित किया था, उसी प्रकार से हर्षवर्धन ने भी अपने साम्राज्य को कई भागों में विभाजित किया था। यदि हर्षवर्धन की सेना के बारे में देखा जाए तो अश्व सेना के जो अधिकारी होते थे उसे बृहदेश्वर कहते थे और पैदल सेना का जो उच्च अधिकारी होता था उसे महाबली अधिकृत कहा जाता था। तो ये आपको याद रखना है।
हर्षवर्धन के समय में मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। आपको याद रखना, ये दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ा और उनके उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़ा। और दोस्तों अगली वीडियो में हम इससे संबंधित क्वेश्चन को लेके आएंगे, तो उस क्वेश्चन वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं और उसके बाद में क्वेश्चन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से उस टॉपिक पर आपकी अच्छी पकड़ हो जाती है। दोस्तों यह अगर पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है अगर आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो मिशन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।